Good morning, students. I hope you all have done chapter valuation of goodwill, and I have also solved the queries that you gave me. And today we are going to start a new chapter that is admission of a partner. Now, admission of a partner नाम से ही लग रहा है कि ऑलरेडी या तो फर्म सोलो प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में काम कर रही है या ऑलरेडी पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रही है। और उसके बाद कभी कभी बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आती है, सिचुएशन क्या, या ज़्यादातर सभी बिजनेसेस में एक फेज ऐसा आता है कि जब हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोचते हैं कि चलो आज हमारी, जैसे मैं एक रेडीमेड गारमेंट्स का एग्जांपल लेती हूँ, रेडीमेड गारमेंट शॉप का। जैसे आज की डेट में हमारी सिर्फ एक रेडीमेड गारमेंट शॉप है, ठीक है, सपोज इन कमला नगर मार्केट में या कृष्ण नगर मार्केट में, ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो, कि वो जो रेडीमेड आइटम्स जो हम सेल कर रहे हैं उसको हम मैन्युफैक्चर भी खुद ही करें। अब मैन्युफैक्चर भी खुद ही करें तो उसके लिए हमें एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। और वो फैक्ट्री लगाने के लिए एक पर्सन तो वो चाहिए जो शॉप को संभाले। अब वो फैक्ट्री को भी संभालने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए, प्लस में फैक्ट्री चलाने के लिए एक थॉरो डीप नॉलेज चाहिए कि जहाँ पर कि फैक्ट्री कैसे चलाई जाती है, रॉ मटेरियल कैसे बनाया जाता है, लेबर को कलेक्ट करना एंड ऑल। तो उस तरह का वो एक अलग यूनिट ऑफ आर बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मतलब ये हम प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, इस टाइप से हम ग्रो करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जब भी बिजनेस हम किसी भी फॉर्म में ग्रो करना चाहते हैं, जैसे हमारी ऑलरेडी एक शॉप है एक मार्केट में, कृष्ण नगर मार्केट में ऑलरेडी है, हम चाह रहे हैं कि वो कमला नगर मार्केट में भी हम अपनी एक ब्रांच ओपन कर लें, ठीक है। तो उस केस में हमें दो चीजों की मेनली जरूरत होती है। नंबर 1, पैसा। ऑब्वियसली बिजनेस को एक्सपैंड करो तो पैसा तो चाहिए। नंबर 2, कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हमारे बिजनेस का वो जो काम, जब आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, ग्रो करेगा तो काम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उस केस में एक्सपैंडेड बिजनेस को संभालने के लिए एक पर्सन और चाहिए रिस्पॉन्सिबल, जो बिजनेस को अपना मानकर काम कर सके, ठीक है। ऑनरशिप लेवल भी, ऑनरशिप भी शेयर की जाती है उस केस में, क्योंकि सारा का सारा बिजनेस क्योंकि अब ग्रो कर रहा है और 2 यूनिट्स हो गई हैं, तो उसको एक सिंगल पर्सन संभाल नहीं सकता है, राइट। तो उस केस में हमें पैसे की जरूरत होती है, प्लस एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जरूरत होती है। पैसा, चलो आप कहोगे मैम बैंक से लोन ले लेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, लेकिन आप नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हो। नई यूनिट स्टार्ट के केस में येस बैंक से लोन लिया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, प्लस में ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ लोन इज क्वाइट हैवी। तो जैसे हम कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ लोन, जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो उसका तो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हमें देना ही देना है, चाहे हमारी फर्म प्रॉफिट कमाए चाहे लॉसेस में जाए, हमें बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना है। तो उस ऑप्शन को अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसका हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है। तो हम बैंक लोन अवॉइड करें कि अगर कल को बिजनेस डूब गया तो बैंक वालों का पैसा कहाँ से देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सभी लेके चलने पड़ते हैं, और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आ रही है, जिसको हम बियर करने के सिचुएशन में हम अभी नहीं है, ठीक है। तो और मैनेजर हायर कर ले तो मैनेजर की भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो फिर हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन और आता है कि क्यों ना किसी ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को जिसको इस काम की नॉलेज हो कि वो रेडीमेड फैक्ट्री चला सकता हो, प्लस में पैसा भी लगाए, ठीक है। तो हम एक ऐसे पर्सन को एज अ पार्टनर अपने फर्म में एडमिट कर लेते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं। तो पार्टनर बनाने से एक फायदा हो जाएगा क्या, कि एक एक्सटर्नल पर्सन हमारे बिजनेस में एज अ पार्टनर आएगा, जब तो वो पैसा भी लेके आएगा, और क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है और तो वो एफर्ट्स भी करेगा, क्योंकि एफर्ट्स भी बिजनेस को भी अपना मान के एफर्ट्स करेगा, क्योंकि उसका खुद का पैसा भी लगा हुआ है। सो इट्स बेटर टू हैव अ पार्टनर whenever we want to grow a business. So today we are going to start with this chapter only, that is admission of a partner, right? Then point number 1 is कि जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, किसी भी पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस में अराइजेज होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी
जो है सपोज जैसे हम ये लेते हैं, जैसे आपके सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चंस वो हैं जिसमें ऑलरेडी कोई 2 या कोई 3 पार्टनर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे थे और एक नया पार्टनर एडमिट हो गया। बट आई डोंट वांट टू से कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि पहले वो सोलो क्रेडिटशिप थी और फिर वो पार्टनर पे चेंज हो गई, तो ऐसा कोई वो भी नहीं है। बट ऐसा क्वेश्चन भी केस भी बन सकता है। बट ज्यादातर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपकी बुक में जो क्वेश्चन है वो यही है कि एग्जिस्टिंगली एक पार्टनरशिप फॉर्म रन कर रही थी तो और एक नया पार्टनर एडमिट हो गया। ठीक है, सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ए एंड बी एक पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी रन कर रहे थे। जैसे मैंने लिया ए एंड बी ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे थे, इनकी एक बनी बनाई सिस्टमाइड सी एग्रीड सी रेशो थी। इस रेशो में ये प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। ठीक है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तभी तो पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और ग्रो करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके बिजनेस में इनके रिजर्व किए हुए कुछ प्रॉफिट्स भी थे जो इन्होंने किसी कॉन्टिजेंसीज के लिए रखे हुए थे। प्लस में इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स करके अपनी फर्म का इतना अच्छा नाम बना लिया था कि ये उसको आगे भी ग्रो अप करना चाह रहे हैं। तो एग्जिस्टिंगली इनकी फर्म की गुडविल भी बहुत अच्छी है। राइट, तो ये इस तरीके से बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस के एक्सपेंशन के पर्पज से इन्होंने सोचा कि एक एक्सटर्नल पर्सन है जिसका नाम है सी, चलो हम उसको बिजनेस में पार्टनर बना देते हैं। ठीक है, अब जब सी आएगा तो ऑब्वियसली कुछ कैपिटल भी लेकर आएगा, क्योंकि पार्टनर बना रहे हैं तो कुछ पैसा लगाएगा। तो जो पैसा वो लाता है ऑब्वियसली दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी अगर कैपिटल लेके आएगा। और सेकेंडली उसका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, whenever a partner enters into the firm, तो फर्स्ट 2 बेसिक राइट्स तो उसे एंटर करते मिल जाते हैं। नंबर 1 शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, कि वो उसके एंटर करने के बाद बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनमें वो एग्रीड शेयर के लिए उसका हिस्सा बन जाता है। सेकेंड चीज, राइट ऑन ऑल द एसेट्स, उसके पास बिजनेस की एसेट्स पर भी उसका राइट हो जाता है। राइट, सो दीज आर द 2 बेसिक्स राइट्स। लेकिन अब उसके आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज होती है। वैसे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर, जो है एग्रीड रेशो में ए और बी ऑलरेडी बिजनेस चला रहे थे तो उनकी एक बनी बनाई रेशो थी। अब सी के साथ भी हमें एक रेशो बनानी पड़ेगी, यानी कि पहले तो ये 2 पार्टनर्स है तो उनकी रेशो कुछ इस तरीके की थी। अब आपको रेशो कुछ इस तरीके की बनानी पड़ेगी, जैसे ये मतलब जिसमें 1 2 3 पार्टनर है, तो ऐसे इस तरह की 3 पार्टनर्स की एक रेशो बनानी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम अराइजेस, फर्स्ट जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम अराइजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दीज आर द प्रॉब्लम अराइजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है जब कोई नया पार्टनर आता है, वो सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनका सॉल्यूशन कैसे करना है वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। राइट, तो प्रॉब्लम्स अराइजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है तो उसके आने पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो मैंने प्रॉब्लम लिखी है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को मैंने खुद ने एक एब्रिविएशन की फॉर्म में यूज किया है, थोड़ा सा स्पेस इशू आता है मेरे पास बोर्ड में, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। राइट, सेकेंड प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ना डेप्थ में समझने की जरूरत है। देखो, जैसे अगर यही वाला केस हम लेते हैं कि ए और बी एग्जिस्टिंगली फॉर्म चला रहे थे, पिछले 8 सालों से वो इस फॉर्म को चला रहे थे और 8 साल पहले उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग ईयर्स में उन लोगों ने अपने बहुत सारे प्रॉफिट्स खोए थे। स्टार्टिंग ईयर्स में उन्होंने क्वालिटी हाई मेंटेन करी, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई किया, कॉस्ट अपनी बहुत लो रखी, तो उन्होंने आज की डेट में अपनी फर्म की एक बहुत अच्छी रेपो, बहुत अच्छी गुडविल बना रखी है। उस गुडविल को बनाने के लिए ए और बी ने अपने बहुत सारे ईयर्स तक अपने प्रॉफिट्स को सेक्रीफाइस किया है। गुडविल मतलब नाम, ठीक है। अब आप ये सोचो कि अगर आज जो भी डेट है, आज सपोज आज 2 मार्च है, ठीक है। 2 मार्च को अगर जो न्यू पार्टनर है सी, अगर वो हमारी फर्म में एडमिट कर जाता है 2 मार्च को, तो 3 मार्च से वो लोगों को हमारी फर्म का नाम है सपोज बिंद्रा रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, ये हमारी फर्म का नेम है।
तो 3rd मार्च से या 2 मार्च में एडमिशन के बाद के प्रोसेस से जैसे हमारी फैक्ट्री गेट से बाहर जाएगा तो सभी लोगों को कहना शुरू कर देगा कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ, मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ। तो लोगों को मतलब उसने हमारे कहने का मतलब उसने हमारी फर्म के नाम को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और सामने वाले बंदे पे एक बहुत अच्छी इमेज बनती है। जैसे सपोज उसको पर्सनल अपने घर के लिए कोई लोन लेना है, ठीक है, पहले उसको मिल नहीं पा रहा था, अब हमारी फर्म में एक रेप्यूटेड फर्म में वो पार्टनर बन गया, तो जब वो पार्टनर बनेगा तो उस चीज का फायदा भी उठाकर मतलब वो पार्टनरशिप भी दिखाकर वो किसी से, हालांकि पार्टनरशिप में वो सिर्फ दिखा सकता है, डॉक्यूमेंट्री यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर बैंकर्स को एक अगर मैं उस फर्म में पार्टनर हूँ तो बैंकर्स उस बिहाफ पे उसको लोन जल्दी से इशू कर देंगे। यानी कि हमारे फर्म के नाम को यूज करके उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन इन बेनिफिट्स को बनाने में, अभी तो वो आज ही एडमिट हुए ना, इन बेनिफिट्स को बनाने में किसने मेहनत की है? ए और बी ने। तो पिछले 7-8 सालों से इस नाम को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि सी आज आया है, अमाउंट भी लेकर आया है, कैपिटल भी लगाएगा, जो कि कैपिटल आज से यूज होगी और हमारी फर्म की कैपिटल भी बढ़ गई है और एक यूनिट भी एक्सटेंड हो गई है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो एक प्रॉफिट शेयर करने वाला बंदा भी बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले जो प्रॉफिट 2 में बढ़ता था 3 में बढ़ेगा। तो उसके आने की वजह से ए और बी को बेसिकली फायदा क्या हुआ? बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, वो तो एक अलग बात है। तो उसके आने की वजह से ए और बी का एक ये है कि बिजनेस एक्सपैंड हुआ प्लस कोई एंडिंग हेल्पर मिल गया। लेकिन जब सी आता है तो ए और बी को जो प्रॉफिट पहले वो 2 लोग शेयर कर रहे थे वो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। हालांकि प्रॉफिट इंक्रीज भी होगा बट स्टिल दे हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स विद न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर सी। एक बात। दूसरी बात, उस रेपो में जिसको बनाने में ए और बी ने 7-8 साल लगा दिए, उस रेपो में जस्ट वो कैपिटल लगा के ही पार्टनर बन गया। कैपिटल तो आज से 8 साल पहले ए और बी ने भी लगाई थी, उनके पास तो रेपो नहीं आई उस टाइम, उन्होंने तो बहुत सारे सालों तक एफर्ट्स किए। तो वो सी को कहते हैं कि भाई ठीक है, जैसे उसको एक रैंडम अमाउंट में आपको दे देती हूँ, जैसे उन्होंने सी को कहा कि भाई आपको लाने हैं 4 लाख रुपए एज कैपिटल, ठीक है, और आपका शेयर हमारी फर्म में होगा 1/4 मतलब टोटल हम जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 1/4 हम आपको देंगे। ये उन लोगों के बीच में डील हुई है एंड सी एग्री टू दैट। सी ने कहा ठीक है, ओके। लेकिन ए और बी से बोलते हैं कि भाई जिस गुडविल को बनाने में हमने इतने सालों तक इतने सारे एफर्ट्स करे हैं, ठीक है, तो उस गुडविल के लिए आप भी अपना हिस्सा दो, आप भी कुछ दो, ठीक है, क्योंकि आप गुडविल में भी तो पार्टनर बन रहे हो ना। कैपिटल जो शेयर कर रहे हैं, जो आप कैपिटल लगा रहे हो उसके बदले में आपको प्रॉफिट मिल रहा है बिजनेस में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो आपने नाम में, जो आपने हमारी गुडविल में शेयर किया है उसके लिए भी आप कुछ दो, ठीक है। तो सी उसके लिए कहता है कि ठीक है, आपकी फर्म की जो भी गुडविल बनती है वो मैं दे देता हूँ। लेकिन गुडविल कोई ऐसी चीज थोड़ा है किसी मार्केट में किसी शॉप पे मिलती है, आप उसका खरीद के लाओ और ए और बी को दे दो। तो फिर सी ए और बी से कहता है कि बताओ आपकी फर्म की गुडविल कितनी है। जैसे ए और बी ने कहा कि हमारी फर्म की गुडविल है 80,000, ठीक है, 80,000 अगर फर्म की गुडविल है और सी का शेयर 1/4 बनता है, तो सी का हर चीज में 1/4 ही शेयर है। सी का बिल्डिंग पर भी 1/4 शेयर है, सी का स्टॉक पर भी 1/4 शेयर है, सी का गुडविल में भी 1/4 शेयर है। तो इस 80,000 का 1/4 यानी कि सी का गुडविल का शेयर बनता है 20,000। तो ए और बी सी को कहते हैं कि आप अपना गुडविल का शेयर घर से कैश में लेके आओ, राइट। तो सी की तरफ से 3 आंसर्स पॉसिबल हैं, वो आगे पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। सी लाता है या नहीं लाता है या आधी लाता है या उसका कुछ पार्ट लाता है, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सी की तरफ से क्या आंसर आता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो दैट ट्रीटमेंट कम्स अंडर दिस सेकंड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक इंट्रो दे दिया कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट्स, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक सिस्टमाइज्ड सी बैलेंस शीट बनी हुई थी जब सी जो है आया था बिजनेस में। हमारी इधर की एसेट्स भी लिखी हुई थी, इधर लाइबिलिटीज भी और इधर कैपिटल भी, बैलेंस शीट का टोटल मैच किया हुआ था, राइट। अब इस एसेट्स में एक बिल्डिंग लिखी हुई थी हमारी जो कि 1 लाख की थी, ठीक है, और डेटर्स लिखे हुए थे हमारे 80,000 के, और इधर क्रेडिटर्स लिखे हुए थे 45,000 के, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इमेजिनरी फिगर्स मैंने यूज किए। सी के आने से पहले या सी के आने की डेट पे हमारी ये बैलेंस शीट थी। तो ऐसे और भी आइटम्स थी जिसको मिला के, हमारा इनके अलावा और भी बहुत सारी आइटम्स थी तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच किया हुआ था।
अब जब सी आया, आज जब सी आ रहा है उससे जस्ट एक दिन पहले, आज की डेट में हमने इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू पता की, तो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 1,20,000, यानी कि अगर आज की डेट में अगर हम इस बिल्डिंग को बेच देते हैं तो हमें 1,20,000 रुपए मिलेंगे, 1,20,000 रुपए। इसका मतलब हमने जब ये बिल्डिंग खरीदी थी, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमने ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा लगा के बिल्डिंग को यहाँ पे लाके 1 लाख का रख दिया। जैसे सपोज बिल्डिंग थी आपकी 1,40,000 की, ठीक है, आप 20,000 करके डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे थे, तो आप 1 लाख पे पहुंच गए, लेकिन आपको इतना सारा डेप्रिसिएशन नहीं लगाना था क्योंकि बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू तो ज्यादा बता रहे हैं, तो बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 1,20,000 है। चलो वो जिस भी रीजन से है, ठीक है, तो बिल्डिंग हमने लिखी हुई है 1 लाख और मार्केट वैल्यू है उसकी 1,20,000, यानी कि अगर आज सी आ गया और जस्ट कल हमने किसी भी रीजन से डिसाइड कर लिया कि हम अब इस बिल्डिंग में नहीं रहेंगे, हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे, तो इस केस में ये जो 20,000 का जो प्रॉफिट ऑन सेल होगा ना, उसमें सी को 1/4 शेयर मिलेगा, क्योंकि सी के कदम रखते ही उसके आने के बाद के जितने भी प्रॉफिट या लॉसेस हैं उन सब में वो पार्टनर बन जाता है, राइट। एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सिमिलरली डेटर्स जो है 80,000 के, डेटर्स हमारे 80,000 के हैं और इसे 80,000 सपोज 700 कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन डेटर्स मतलब उधार वाले कस्टमर्स हमारे वो होते हैं जिनको हमने गुड्स उधार पे बेचे, हमें उनसे पैसे लेने हैं, राइट। तो अब ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे कस्टमर जो हैं, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, और टाइमली पेमेंट करते हैं तो हमें उनको कभी कभी डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो डेटर्स हमारी बुक्स में लिखे हुए 80,700 के, लेकिन हमने सोचा हुआ है कि चलो 80,000 राउंड फिगर उनसे ले लेंगे, 700 का डिस्काउंट हमें उन्हें देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 700 का जो लॉस है, जो पैसे हमें कम मिलेंगे, इस 700 में भी सी को 1/4 ही लॉस बियर करना पड़ेगा। सिमिलरली लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस मेड बाय द फर्म। हमने किसी का मतलब डैमेजेस हमने हमारे एम्प्लॉइज ने या हमारी फर्म में किसी भी रीजन से हमने किसी का कोई डैमेज कर दिया था, तो उसने जो है कोर्ट में क्लेम किया और उस वो क्लेम जो है वो सेटल हुआ है 7,000 पे, यानी कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी सेटल एट 7,000, लेकिन उस लाइबिलिटी का यहाँ कहीं कोई जिक्र नहीं है, और सी के आने के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 महीने बाद जब भी वो सेटल होगा, अबाउट मिनिमम 7,000 हमें उम्मीद है देने पड़ेंगे, या अबाउट 7,000। तो वो जो 7,000 है यहाँ तो लिखा नहीं हो, और वो डैमेज किसने किया था जब ए और बी की फॉर्म चल रही थी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि जो सी के आने, सी उनके लिए पार्टिसिपेटिंग नहीं है, बट सी को ये सारे प्रॉफिट्स या लॉसेस में शेयर करना पड़ सकता है अपने आने के बाद। तो इस चीज का एक सॉल्यूशन निकालेगा कि ये भी बाद में एक लड़ाई का पॉइंट बन सकता है कि भाई मैं क्यों शेयर करूँ, ये तो तुम दोनों की वजह से हुआ था, या प्रॉफिट भी उसको क्यों दे, और भी ये जो बिल्डिंग है 1 लाख है, 120 में सेल हुई है, तो 20,000 का प्रॉफिट जो है वो सोचते हैं कि उसके आने से पहले क्यों ना इसको ठीक कर ले, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस है उस केस में वो क्या करते हैं, सी के आने से पहले ही कह लो, जस्ट एंटर कदम रखने से पहले ही, सी के आने से पहले ए और बी अपनी पूरी बैलेंस शीट को रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू मतलब दोबारा वैल्यू करना, मतलब वैल्यूज लगाना, अंदाजा लगाना कि एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी इतनी है, ठीक है। तो सी जो है, सी के आने पर ए और बी अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं उसकी, और इन सब को रीवैल्यू करने पर आपकी फर्म को कुछ प्रॉफिट्स या लॉसेस हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि बिल्डिंग की सेल पर आपको प्रॉफिट हुआ, एक प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए का, ठीक है। डेटर्स के पेमेंट पर लॉस हो सकता है 700 रुपीज का। ऐसे ही एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का लॉस हो सकता है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा ही, लगभग 7,000 रुपए का, ठीक है। तो इन सारे लॉसेस प्रॉफिट का जूसिंग बटन निकालें तो एक प्रॉफिट है, 2 लॉसेस हैं, तो इट कम्स अराउंड 12,300 रुपीज का जो हमें प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट पर सी का राइट नहीं है या सी को नहीं दिया जाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ए और बी सी के आने से पहले इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट। तो दिस होल कॉन्सेप्ट, अब इसका पूरा ट्रीटमेंट तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट दिस होल कॉन्सेप्ट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट। आई एम अगेन रिपीटिंग, दोबारा से वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या करना है, वो एक बार मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इस पर हम डिटेल टॉपिक में डिस्कस करें, राइट।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है सी के आने से पहले बैलेंस शीट में, जैसे आपने 11 भी सीखा था फाइनल अकाउंट्स में, हम कभी कभी ना रिजर्व्स बना के इधर रख लेते थे कि प्रॉफिट में से कुछ 10,000 रुपए का अमाउंट रिजर्व कर लिया। रिजर्व मतलब नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जैसे 40,000 का हुआ था तो उस 40,000 में से 10,000 का प्रॉफिट फर्म में ही रोक लिया कि नहीं नहीं, ऑनर को सिर्फ 30,000 रुपए दे दो और बाकी का 10,000 रुपए प्रॉफिट बिजनेस में ही रिजर्व कर लो कॉन्टीजेंसीज के लिए, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। अब आज जब सी आ रहा है तो सी हर एसेट हर लाइबिलिटी का हकदार है, तो इन रिजर्व्स में भी वो हकदार है, ठीक है। तो ए और बी कहेंगे नहीं 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 नहीं, उसके आने से पहले हम ये रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट ही कर लेते हैं भाई, क्योंकि फिर पंगा पड़ सकता है। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो जितने भी रिजर्व्स हैं, सिमिलरली मैंने ये प्रॉफिट का एग्जांपल दिया, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस भी हो सकता है आपके पास कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब कुछ ऐसे लॉसेस जिनको हमने राइट ऑफ नहीं किया है, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना आने की वजह से, मतलब मेजर लॉसेस हैं तो वो इधर लिखे हुए हैं। तो अभी हमने उनको P&L अकाउंट में नहीं लिखा, तो वो इसलिए यहाँ पर है, तो सी के आने से पहले हम उनको भी खत्म कर लेते हैं। तो दैट ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, दोनों का ही ट्रीटमेंट हम इसको डेप्थ में सीखेंगे। इसको करना कैसे है हम डिटेल में सीखेंगे, बट थोड़ा सा आपको टॉपिक का आइडिया लग गया ना। नेक्स्ट इज कैपिटल प्रोपोर्शनेट, ये ऑप्शनल होता है, हर क्वेश्चन में मिल भी सकता है। सिमिलरली रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी ऑप्शनल होता है, हर क्वेश्चन में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। ये टॉपिक क्या है, कैपिटल्स टू बी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस टॉपिक को हम कैपिटल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट्स, राइट। अब कभी कभी सी के आने पर वो सोचते हैं कि ए और बी कि चलो सारी फर्म एक तरीके, सारे अकाउंट्स एक तरीके से दोबारा से रीवैल्यू हो रहे हैं और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो क्यों ना बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्यों ना हम अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में ही हम अपनी कैपिटल्स को भी बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने के लिए कम ज्यादा करना पड़ता है, कोई ले जाता है विड्रॉ करके कैपिटल को, कोई लेकर आता है, तो वो कैसे करते हैं उसको ट्रीटमेंट सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कैपिटल्स टू बी प्रोपोर्शनेट, कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। चलिए, तो ये तो थी प्रॉब्लम्स अराइजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक कैटेगरी है, एक वर्ड आपको इस चैप्टर में मिल सकता है या इस चैप्टर से पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, बुक्स में कई जगह पढ़ा हुआ, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरीके से आप पूरी फर्म को में कुछ चेंजेस ला रहे हो। पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंगली कुछ भी चेंजेस आते हैं, और बहुत देसी सी लैंग्वेज में, बहुत इजी सी लैंग्वेज में बोलूं तो व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में कोई चेंजेस होते हैं, न्यू पार्टनरशिप डीड फॉर्म होती है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज जनरली चेंज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में ये तो बात पक्की है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होती है, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पर पहले 2 पार्टनर्स थे, तीसरा आ गया, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के फर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नया पार्टनर एडमिट होता है तब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पहले भी 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी, अब भी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी, लेकिन पहले वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उनकी 5:3:2, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं 4:4:7 सपोज, ठीक है। तो चेंज इन रेशियो भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एग्जाम्पल है। देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के केस में वो रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म भी बंद करनी पड़ती है कई बार। तो इंसॉल्वेंसी एंड अमालगमेशन व्हेन 2 or more फर्म कंबाइंस, ठीक है। तो ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के एग्जाम्पल्स हैं, तो जिसमें से एक चैप्टर हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है, तो दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। यस, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। इसमें सबसे पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि मैंने स्टार्ट किया है। तो हमारे टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन। ये थोड़ा सा मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। बेटा जब आप ये बोर्ड को रीड करेंगे तो आप इस सीक्वेंस में रीड करेंगे, आप यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ, फिर ये सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है, दिस वे, यानी कि आप ये आपके पास एक तरीके से 4 बोर्ड हो गए, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। अच्छा, जैसे गुडविल का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर था, तो उसमें हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स के नेम्स थे, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड सो ऑन। उसमें भी आगे कैटेगरीज थी, इसमें भी कई मेथड्स हैं, ठीक है। तो इसके जो मेथड्स हैं उन मेथड्स में मेथड्स की जो कैटेगरीज हैं या जो नेम्स हैं वो मैंने दिए हैं मैं अपने, ठीक है, जो कि आपको बाद में क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प भी करेंगे। लेकिन बच्चों के साथ जो स्ट्रगल आता है वो ये है कि बच्चे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हमें जो 5-6 मेथड्स जो मैम ने कराए हैं तो हमें उनमें से कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो आपका जो आप उस पॉइंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमें मेथड को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। तो उसी के बेसिस पर मैंने क्वेश्चन को फाइंड आउट मैंने क्वेश्चन को गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे तो फिलहाल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट केस है, दिस एंड दिस, फर्स्ट के ये 2 पार्ट्स हैं और ये सेकंड थर्ड वन केस है, ठीक है। सेकंड और जो फोर्थ है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। सो ये बाय मिस्टेक ये हमारा सेकंड मेथड है, थर्ड दिया गया, ठीक है। देन जो फर्स्ट का ए, इसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट का ए मेथड। आपको मैं फिर बोल रही हूँ, जो हमें गिवन होता है उसके बेसिस पर ही हमें इसको कैटेगराइज करना होता है मेथड्स को। तो जो हमारा फर्स्ट का ए मेथड है, यानी कि फर्स्ट मेथड का जो ए पार्ट है, उसमें क्या गिवन होता है, उसमें सिर्फ आपको 2 ही चीजें गिवन होती हैं। नंबर 1, ओल्ड रेशियो इज गिवन। व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, यानी ओल्ड का मतलब ए और बी के बीच में जो रेशियो होती है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, जिस रेशियो में वो पहले प्रॉफिट्स बांट रहे थे, दैट वाज ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज गिवन। ओल्ड रेशियो इस क्वेश्चन, इस मेथड में आपको दोनों पार्टनर्स के बीच की रेशियो गिवन होती है, यानी कि ए एंड बी वर अर्लियर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट। देन C who is treated as new partner, जिसको मैंने यहाँ पे न्यू पार्टनर लिया है, C's share is also given। न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन होता है। ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड C's शेयर इज गिवन। देखो मैंने बड़ा यहाँ पे जानबूझ के लिखा है, नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, राइट। तो जैसे मैंने इसका एक सैम्पल क्वेश्चन भी बनाया है जिसको हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे अभी। इसमें है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पहले पार्टनर्स थे, वो 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। देखो ये रही ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये हमारी ओल्ड रेशियो है। देन दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, सी फॉर 1/4 शेयर, ये सी का शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, बस खत्म, कैलकुलेट एनपीएसआर। तो ओल्ड रेशियो गिवन है और सी का शेयर गिवन है, उसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है, राइट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम कहेंगे लेट टोटल, यहाँ पर थोड़ा सा पुराने मैथमेटिक्स का काम आएगा आपके पास। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। हम ये मान लेते हैं कि हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 1 यूनिट, राइट। एंड सीज शेयर, जो नया पार्टनर है, उसका शेयर कितना है? 1/4, ठीक है। अब अगर हम सी के शेयर में से अगर हम टोटल प्रॉफिट में से सी का शेयर, ये टोटल प्रॉफिट है, उसमें से सी का शेयर गणेश जी के भोग की तरह, जैसे घर में या पूजा में हम सबसे पहले कोई भी सामान आता है तो भगवान जी के भोग के लिए, गणेश जी के भोग के लिए हम पहले निकाल के अलग रख देते हैं। ऐसे ही टोटल प्रॉफिट में से हमने गणेश जी के भोग की तरह सी का शेयर निकाल के रख दिया। अब जो बच गया, ये बचा खुचा है, ठीक है, सी का शेयर हम पहले ही निकाल के रख चुके हैं। अब ये बचा खुचा कौन बांटेंगे? ए और बी आपस में बांट लेंगे। बचा खुचा प्रॉफिट इज 3/4, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? रिमेनिंग प्रॉफिट।
राइट. नाउ दिस प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी. ये प्रॉफिट ए और बी आपस में शेयर करेंगे, लेकिन ये बताया नहीं कि वो इस प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे या कैसे. इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन देन दे विल बी शेयरिंग दिस प्रॉफिट इन देयर ओल्ड रेशियो. अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये बात याद रखिएगा, जो बचा कुचा प्रॉफिट है उसको ए और बी 3:2 की रेशियो में शेयर करेंगे. तो हम कहेंगे ए का नया शेयर इज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू 3/5. ये 3/5 कहां से आया? 3:2. तो हम इसको बांटेंगे 3/4 को हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2. तो ए का नया शेयर क्या आ गया? जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको एक मिनट के लिए ऐसे रखो. रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/5 ए लेगा और रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/5 बी लेगा. ये बचा हुआ प्रॉफिट है. बचे हुए प्रॉफिट का 3/5 ए और बचे हुए प्रॉफिट का 2/5 बी. ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का. रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो किसी भी चीज को ओल्ड रेशियो में बांटना है तो कैसे करेंगे? बचा हुआ शेयर इंटू 3/5 फर्स्ट पार्टनर का, बचा हुआ शेयर इंटू 2/5 सेकेंड पार्टनर का. राइट. तो 3/4 इंटू 3/5 इट कम्स 9/20 एंड 3/4 इंटू 2/5 कम्स 6/20. और सी का शेयर तो हमारे पास है ही है. अब हमारे पास तीनों के शेयर आ गए 9/20, 6/20 एंड अब हम इनको सीक्वेंस में रखेंगे 1/4 S2 में रखेंगे. लेकिन रेशियो तब तक कंप्लीट नहीं हो पाती जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता. तो डिनोमिनेटर सेम हम कैसे करेंगे? हम मैथमेटिकली इनका एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, एलसीएम में जैसे बीच में यहाँ पर प्लस माइनस होता है, यहाँ पे is2 है. तो ये आ गया 9:6:5. 20 को 20 से डिवाइड किया 1, 1 into 9 9. 20 को 20 से डिवाइड किया 1, 1 into 6 6. 20 को 4 से डिवाइड किया 5 into 1 5. ठीक है, तो ये आ गया 9:6:5. समझ आया? ये हमारा फर्स्ट का ए पार्ट है. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बुक में ये वाला मेथड यूज किया गया है, बट आई डोंट वांट टू से दैट दिस मेथड इज दैट मच इम्पोर्टेंट. जितने भी मेथड्स हम कवर करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट ये एक ड्रॉबैक है हमारी बुक्स का कि मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे ईजी होता है. इन नटशेल आई वांट टू से सबसे इजी होता है, तो ज्यादातर सभी बुक्स में इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज इसको मैंने फर्स्ट मेथड ही लिखा है, लेकिन फर्स्ट का बी पार्ट लिखा है. अब बी पार्ट क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट मेथड में था वो तो है ही, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी है. वो क्या है? इसमें इसका जो गिवन डेटा है, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो इसमें भी गिवन होती है. ओल्ड रेशियो जितने भी शेयर जितने भी मेथड है सब में गिवन होगी, और नहीं गिवन होगी तो आप इक्वल ले लेंगे 1:1. 2 पार्टनर्स है तो 3 है तो 1:1. राइट. तो व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, ठीक है, सी का शेयर इज गिवन. यहाँ तक तो पुरानी बात है इसी मेथड की है. इसमें एक नई चीज और दी होती है. देखो मैंने 3 नंबर डाला है इसमें एक चीज और होती है कि ए एंड बीज म्यूचुअल रेशियो इज गिवन. म्यूचुअल रेशियो मतलब सी को एडमिट करने के बाद ए और बी आपस में इस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे. राइट. तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर. यहाँ तक पुरानी बात है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन सिमिलर बनाए हैं ताकि आप कंपैरिजन कर पाए. राइट. फॉर 1/4 शेयर, ये जो है इसमें नई बात है. देखिए ये 3:2 था, 1/4 यहाँ तक पुरानी बात है. ये है म्यूचुअल रेशियो. ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर 4:3. ये म्यूचुअल रेशियो है. सो म्यूचुअल रेशियो ओवर हियर इज 4:3. तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर क्या है? 3:2. सीज शेयर इसमें गिवन है 1/4 एंड म्यूचुअल रेशियो is also given to you, that is 4:3. तो हम इसी मेथड से चलना स्टार्ट करते हैं. यहां से इसमें भी आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा. यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. राइट. हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे. लेट टोटल प्रॉफिट is equals to 1, right? Then C's share is given to you is equals to 1/4. Then remaining profit
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 3/4। एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, छोटी क्लासेस में सिखाया गया था। तो ये कितना आ गया 3/4। अब इस बचे कुचे प्रॉफिट को अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो ए और बी अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते या शेयर करते, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर इन 4:3, तो इसी रेशियो में शेयर करेंगे ना भाई, बचा कुचा प्रॉफिट को इसी रेशियो में शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड किया है। तो इस केस में हमारा जो ए का नया शेयर आएगा, यानी कि एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इंटू 4/7। जो रिमेनिंग प्रॉफिट है आपका, रिमेनिंग प्रॉफिट उसको हम बांटेंगे 4:3 की रेशियो में। तो ये आपने फंडामेंटल चैप्टर में सीखा है, किसी भी चीज को बांटना तो वो चीज इंटू 4/7, वो चीज इंटू 3/7। तो रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू 4/7 इंटू 3/7, ये क्या आ गया, ए का नया शेयर और बी का नया शेयर, एज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर। तो ये आ गया 12/28 एंड ये आ गया 9/28। ठीक है, ये ए का नया शेयर, बी का नया शेयर, सी का शेयर आपके पास था, ये रहा 1/4। अब आप इसको वही सेम प्रोसेस में ए का शेयर, इनको बस रेशियो निकाल लेंगे, 12/28 9/28 एंड वो था 1/4। तो 12:9:7 आ गया ये, इसका एलसीएम लेके। तो जो हमारी एनपीएसआर है वो कितनी आ गई, 12:9:7। और इस क्वेश्चन में एनपीएसआर कितनी आई थी, देखो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन सेम बनाया था, 9:6:5, बट इनमें डिफरेंट क्या था, इस क्वेश्चन में हमें म्यूचुअल रेशियो गिवन नहीं थी, तो नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, आई हैव रिटन स्पेसिफिकली, बट इस क्वेश्चन में हमें म्यूचुअल रेशियो गिवन थी। इसमें 2 चीजें गिवन थी, इसमें 3 चीजें गिवन थी, राइट। So these are the first 2 methods. Now let's move to our next method. This one, इसमें हमें क्या होता है इस मेथड में, इसमें हमें ओल्ड रेशियो गिवन होती है, सी का शेयर गिवन होता है एंड द रेशियो इन विच ही टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो जैसे हम इस केस में मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन बनाया है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, old ratio given है, they admit C for 1/4 share, 1/4 share given है, which he takes from A and B in the ratio of 5:3, यानी कि ये जो 1/4 है ये उसने A और B से किस रेशियो में लिया है, 5:3 में। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें जो C का शेयर है, यानी कि A ने कितना दिया है, देखो सी के शेयर को उसने लिया है 5:3 की रेशियो में दोनों से, तो सी के शेयर को हम 5:3 में बांटेंगे, ये सी का शेयर है जो इस सर्कल के अंदर पड़ा हुआ है, तो सी के शेयर को हम 5:3 में बांटेंगे। 5:3 में बांटने का मतलब 5/8 उसने इससे लिया, 3/8 उसने इससे लिया, तो ये सी का शेयर है, सी का शेयर इंटू 5/8 उसने ए से लिया, दैट इज एज सेक्रीफाइस कह लो या ए गिव्स कह लो, सिंपल सी लैंग्वेज में। ए ने अपने शेयर में से इतना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी के शेयर का 3/8, तो ये आ गया 5/32 एंड 3/32। ठीक है, ये ए का सेक्रीफाइस एंड बी का सेक्रीफाइस आ गया। कैसे निकाला, विच ही टेक, सी का शेयर उसने लिया ए और बी से इस रेशियो में, तो सी के शेयर को हमने इस टुकड़ों इस रेशियो में बांट के देखा तो पता चला उसने कितना ए से लिया है कितना बी से लिया। ठीक है, अब हम ए का नया शेयर निकालने के लिए सीधी सी बात है, देखो जब जो है सी आया था उस टाइम ए का शेयर था 3/5, ए फॉर्म में 3/5 ले रहा था, लेकिन उसने अपने शेयर में से निकाल के कुछ सी को दे दिया, वो कितना दिया, 1/4 नहीं दिया, 1/4 का 5/8 दिया, इतना दिया, ए ने इतना सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए, तो जो ए का पुराना शेयर था, राइट, माइनस जितना उसने दे दिया सी को, वो बचा ए का नया शेयर। सिमिलरली बीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू जो बी का पुराना शेयर था माइनस जितना उसने सी को दे दिया, राइट। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 160 -
26 minus 25. ये आ गया 96 minus 25 71, और ये आ गया हमारा 64 minus 15, ये आ गया हमारा 49, ये 71 अपॉन 160, और ये आ गया 49 अपॉन 160, राइट। अब 71 अपॉन 160 इज टू 49 अपॉन 160 इज टू 1/4, तीनों के शेयर को मैंने रेशियो में रख दिया। अब आप इसका एलसीएम ले लो, 71 इज टू 49 इज टू 40, ठीक है, ये आ गई आपकी एनपीएसआर, राइट। सो ये है हमारा सेकंड मेथड, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड है, राइट। अब हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ मेथड। ये स्टूडेंट्स, दिस वन इज थर्ड मेथड विच वी वांट टू डिस्कस। इसमें हम थोड़ा सा इस चीज को देखना चाह रहे हैं गिवन और फाइंड आउट के हिसाब से। सबसे पहली बात, थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड, इन दोनों में जो मेथड का जो लैंग्वेज है, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होती है, ठीक है, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड और फोर्थ मेथड मैं जानबूझ के एक साथ करा रही हूँ। पहले इसमें गिवन और देख लीजिए कि गिवन क्या क्या होता है। नंबर 1, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन। नंबर 2, पार्ट ऑफ सीज शेयर इज गिवन विच ही टेक्स फ्रॉम ए, ठीक है, ए कितना पार्ट सी से लेता है, यानी कि पार्ट ऑफ सी शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम ए इज गिवन, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ सी शेयर सी जो है वो कितना पार्ट बी से लेता है, ये भी गिवन होता है, ठीक है। सी कितना ले रहा है, टोटल प्रॉफिट का कितना पार्ट सी ए से ले रहा है वो भी गिवन है, और कितना पार्ट सी बी से ले रहा है वो भी गिवन है। जैसे कि इसका एक सैम्पल क्वेश्चन देख लीजिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर। देखो फॉर्म में सी कितने शेयर के लिए आया, 3/7 शेयर। अब इस 3/7 के दो टुकड़े किए मैंने, 2/7 उसने ए से लिया और 1/7 उसने बी से लिया। तो कितना उसने ए से लिया, कितना उसने बी से लिया, यह हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो 3/7 they admit C for 3/7 share which he takes 2/7 from A and 1/7 from B। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रही हूं। तो इसमें हम अगर ए का सेक्रीफाइस, ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, ठीक है, इसमें हमें ए का सेक्रीफाइस गिवन है। ए सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 2/7। ए ने कितना दिया, 2/7। सिमिलरली बीज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/7। अब अगर ए ने 2/7 दे दिया, ठीक है, तो ए का शेयर था कितना, 3/5, और ए ने इतना दे दिया। तो अगर हम इसमें ए का न्यू शेयर निकालना चाहेंगे, एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 2/7, सॉरी, इज इक्वल्स टू ए का जितना पुराना शेयर था माइनस जितना उसने सी को दे दिया, क्योंकि ए के पास टोटल जितना था उसने जितना सी को दे दिया, वो बचा हुआ कितना आ गया, ए का नया शेयर, जो कि ये आ रहा है, एलसीएम लिया मैंने 21 - 10 11/35। समझ में आया आपने क्या किया है, ए के ओल्ड शेयर में से ए का सेक्रीफाइस माइनस कर दिया है। यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं, एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू एज ओल्ड शेयर माइनस एज सेक्रीफाइस। Similarly, B's new share is equals to B का old share माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया। इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, B का old share माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये आ गया 35, 14 - 5 दैट कम्स 9/35, ठीक है। और C का शेयर आपके पास था ही पहले क्वेश्चन में 3/7, ठीक है।
तो अगर आप इसको उसमें रेशियो में रखो तो 11/35 ए का नया शेयर है, 9/35 बी का नया शेयर है और सी का नया शेयर है 3/7। तो आप इसको एलसीएम लेके अगर ठीक करेंगे तो 11 is to 9 is to 15। तो ये आ गई आपकी NPSR is equals to 11 is to 9 is to 15। ठीक है, राइट। ये है थर्ड मेथड। अब इसका अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए फॉर्मुलेट करती हूं तो ये देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान देना, जानबूझ के मैं सिमिलर कर रही हूं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 3:2। ध्यान देना, ए सेक्रीफाइस या यहां पर आप गिव्स भी लगा सकते हो। ए सेक्रीफाइस या गिव्स 2/7 ऑफ हिज शेयर। ए सेक्रीफाइस या गिव्स 2/7 ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए ने कितना दिया है, हिज मतलब हिज ओन शेयर, यहां मतलब है ए ने अपने शेयर का 2/7 दिया है, राइट। एंड बी सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर। बी ने कितना दिया है, अपने शेयर का 1/7। तो ए ने कितना दिया है, अपने शेयर का 2/7। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि मैं अपनी सैलरी का 2/7 देती हूँ चैरिटी में, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा आपको, आप कैसे निकालोगे मेरी जो सैलरी है उसका 2/7, मेरी सैलरी इंटू 2/7 करके देखते हो ना। जैसे कोई बंदा ही कहता है कि मैं चैरिटी में हर साल अपनी सैलरी का 10% दान करता हूँ, 10% मतलब 10/100, ठीक है। तो उसकी सैलरी इंटू 10/100 करके पता चलेगा ना कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना वो चैरिटी में दे रहा है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू कितना, 2/7 ऑफ हिज शेयर। 2/7 ऑफ का मतलब हमारे मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लाई, हिज शेयर, हिज मतलब हिज ओन शेयर, तो 2/7 ऑफ हिज शेयर, राइट। देखिए इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, मैंने जानबूझ के डिजिट्स भी सेम रखी थी ताकि आप कंपेयर कर पाए। दे एडमिट सी फॉर 3/7 शेयर विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए। सी लेता है 2/7 फ्रॉम ए या ए देता है 2/7 टू सी, एक ही बात है। लेकिन ए सी को कितना दे रहा है, 2/7, वो हमें गिवन है। इसमें ए सी को कितना दे रहा है, 2/7 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/7। मैंने जानबूझ के क्वेश्चंस की डिजिट सेम रखी है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दिस वर्ड कि आप इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए। ए सेक्रीफाइस या गिव 2/7 ऑफ हिज शेयर, हियर ए सेक्रीफाइस या गिव्स 2/7 ओनली, ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए, हियर ए सेक्रीफाइस 2/7। तो इसमें ए का सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ रहा है, या ये कह लो कि ये वाला जो मेथड है वो इस मेथड का एक्सटेंशन है, इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है। इसमें हमें ए का सेक्रीफाइस गिवन था और इसमें हमने ए का सेक्रीफाइस निकाला है, राइट। तो ए का सेक्रीफाइस इक्वल टू 2/7 इंटू 3/5। सिमिलरली बी का सेक्रीफाइस इसमें हम निकालेंगे, तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर, 1/7 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर मतलब उसका खुद का शेयर, तो दैट कम्स 2/35, राइट। इसका सेक्रीफाइस आ गया। अब एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ए का ओल्ड शेयर। सिमिलरली वही पहले जैसे किया था, ए का नया शेयर वैसे ही निकालेंगे, जितना ए का पुराना शेयर था माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो ए का नया शेयर हमने कैसे निकाला, एज ओल्ड शेयर माइनस एज सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये आ गया 35, 7 3 21 माइनस 6 19/35, राइट।
सिमिलरली हम बी का निकालेंगे, बीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू बी का ओल्ड शेयर माइनस बी का सेक्रीफाइस। ये आ गया 12/35, राइट। तो ए का ओल्ड शेयर, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर। अब सी का शेयर ना क्वेश्चन में गिवन था ना हमने निकाला, तो कैसे निकलेगा सी का शेयर? देखो भाई, सी को जो ए से दान में मिला, जो बी से दान में मिला, वही तो बना सी का शेयर। तो आप कहेंगे सी का शेयर, सीज शेयर इज इक्वल टू एज सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। ठीक है, ए का सेक्रीफाइस कितना था? 6/35। यहां पर थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है। 6/35 प्लस 2/35 इज इक्वल टू 8/35, राइट। ये ए का नया शेयर आ गया, बी का नया शेयर आ गया, सी का शेयर हमने उन दोनों ने जो दान में दिया वही बेचारे को मिला है। तो अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें, सॉरी, अगर हम इन तीनों को इकट्ठा रखें, 19/35 इज टू 12/35 इज टू 8/35। जब आप एलसीएम लेते हैं तो उसके बाद एक बार टोटल चेक कर लिया कीजिए कि क्या आपका तीनों का टोटल डिनोमिनेटर के इक्वल आ रहा है। तो कहीं कुछ गड़बड़ है। ओ सॉरी, 21 माइनस 6 जो है वो 5 आएगा। तो इट विल बी 15 is to 12 is to 8, not 19, it will be 15 is to 12 is to 8। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ मेथड हो गया। तो मैं फिर बोल रही हूँ, इन दोनों मेथड की लैंग्वेज में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना, आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, वो यही दो मेथड्स होंगे। तो इनकी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। एक छोटा सा हिंट और बता रही हूँ, इस वाले मेथड में ज्यादातर, मैं हमेशा नहीं कह रही हूँ, ज्यादातर जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन होता है, राइट। और इस वाले मेथड में जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर गिवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप उनके सेक्रीफाइस पहले निकालोगे, फिर उनको प्लस करोगे, तो सी का शेयर आपको खुद को बनाना है। तो इन दोनों मेथड्स में मेजर डिफरेंस यही होता है कि इसमें सी का शेयर गिवन नहीं होता है, कभी भी नहीं गिवन होता है। इसलिए मैंने पर्टिकुलरली लिखा है कि सी शेयर इज नॉट गिवन, नेवर गिवन। ठीक है, इसमें दिया भी हो सकता है और निकालना, और दोनों के जो सेक्रीफाइस है उनको प्लस कर दो तो आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर द सेकंड लास्ट मेथड, दैट इज फिफ्थ मेथड। इसमें हमें ओल्ड रेशियो गिवन होती है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है, लेकिन इसमें एक पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में से कोई एक पार्टनर जिद्दी होता है। वो ये कहता है कि मैं अपना पुराना शेयर, मैं अपना ओरिजिनल शेयर चेंज नहीं करूंगा, मैं जितना पहले लेता था उतना ही लूंगा। तो ठीक है भाई, तो ए और मतलब बाकी के जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उन्हें तो फिर नए न्यू पार्टनर को तो लाना ही है ना मजबूरी में। तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन बनाया है, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They admit D for 1/10 share. उन्होंने D को एडमिट किया, 1/10 शेयर के लिए D आया है। B wants to retain his original share. B कह रहा है कि मैं अपना शेयर नहीं चेंज करूंगा, B wants to retain his original share. तो ठीक है, हम जो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे let टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। मैंने जब फर्स्ट मेथड आप लोगों को सिखाया था, फर्स्ट का ए, तो मैंने बोला था सी का शेयर हम गणेश जी के भोग की तरह निकाल के अलग से रख देते हैं। ऐसे ही टोटल प्रॉफिट में से जो सी का शेयर है, सॉरी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर जो है वो गणेश जी के भोग की तरह, वो तो माइनस करना ही है। और जो पार्टनर चेंज नहीं करना चाह रहा, जैसे बी चेंज नहीं करना चाह रहा, तो बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/10, तो उसका भी, यानी कि बी का शेयर कितना था, दैट वाज 3/10, तो उसका भी गणेश जी के भोग की तरह माइनस ही कर देंगे। तो इसमें जो हम रिमेनिंग निकालेंगे, बचा कुचा निकालेंगे, तो रिमेनिंग निकालते टाइम, रिमेनिंग शेयर निकालते टाइम हम टोटल प्रॉफिट में से जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर तो माइनस करेंगे ही करेंगे, और जो पार्टनर चेंज नहीं करना चाह रहा उसका भी माइनस कर देंगे। तो इट विल कम 10 - 4 6/10। आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6/10।
ठीक है। अब ये जो बच गया प्रॉफिट, क्योंकि डी का भी निकल गया और बी का भी निकल गया, नए पार्टनर का भी निकल गया और जो पार्टनर चेंज नहीं करना चाह रहा उसका भी निकल गया। जो बचा कुचा है, कौन कौन बचे हैं, ए और सी। तो ये जो 5:2 की रेशियो में है, ए और सी इसको बचे को बांट लेंगे, यानी कि ए का नया शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर को कौन सी रेशियो में बांटेंगे, वो 5:2 में। ध्यान देना, मैं यहां पर कौन सी रेशियो में बांटेंगे, 5:2 में, 5:2। ए और सी की बची कुछ रेशियो 5:2 का मतलब है 5/7 ए का नया शेयर होगा एंड सी का नया शेयर, सीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू जो रिमेनिंग शेयर है उसका 2/7। ठीक है, तो ये आ गया 70, 30/70 और ये आ गया 12/70। और उनके शेयर्स तो है ही है हमारे पास ऑलरेडी, तो बस इनको रेशियो में रखना है। ए का 30/70, बी का कितना था 3/10 और सी का कितना था आया है 12/70 और डी का कितना था 1/10। अब हम एलसीएम लेंगे, 70, 30 is to 21 is to 12 is to 7। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। 12 and 7 19, 12 plus 7 19 plus 21 कितना हो गया 40 and 30 70। देखो टोटल सेम है, तो एनपीएसआर कितनी हो गई हमारी 30 is to 21 is to 12 is to 7, राइट। तो आई होप कि इन मेथड्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग क्वेश्चंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बुक से, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें एक छोटा सा मेथड, बहुत इजी सा मेथड अभी भी बचा है, तो उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए, स्टार्ट। सो यस, दिस वन इज मेथड 6। ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसलिए ये और मैं फिर से बताना चाहूंगी। थर्ड और फोर्थ मेथड में थोड़ा सा आप बीच में मिक्स कर सकते हो, पर इन दोनों मेथड्स की तो खैर मिक्सिंग का कोई चक्कर ही नहीं है और ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें हमें ओल्ड रेशियो गिवन होती है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है और ये लिखा होता है कि न्यू पार्टनर ने अपना शेयर ओल्ड पार्टनर्स में से किसी भी एक पार्टनर से पूरा लिया है। यानी कि जैसे सी आया है 1/10 शेयर के लिए, तो उसने 1/10 पूरा का पूरा ए से लिया है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, तो इसको करना बहुत आसान है। एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने बनाया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3, राइट। दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर, सी बिजनेस में आया है 1/10 शेयर के लिए, विच ही टेक्स एंटायरली फ्रॉम ए। ये जो 1/10 है ये पूरा का पूरा उसने ए से लिया है, राइट। तो अगर हम इसको करें तो इसमें हम कहेंगे एज न्यू शेयर, इट विल बी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। एज न्यू शेयर, तो अगर आप ए का नया शेयर निकालोगे तो जितना पुराना शेयर था ए का माइनस जितना उसने सी को दे दिया, तो अगर हम इसको एलसीएम निकालें ये आएगा 80 को 8 से डिवाइड किया 10, 10 इंटू 5 15, 80 को 10 से डिवाइड किया 8, 8 इंटू 1 8, तो 50 माइनस 8 जो ए का नया शेयर आ गया वो आ गया 42/80। अब बी ने कुछ दिया क्या, कुछ नहीं दिया, तो बी के शेयर में तो कोई चेंज नहीं है, तो बी का शेयर वही रहेगा 3/8 और सी का शेयर तो ऑलरेडी गिवन है और हमने अभी यूज भी किया है 1/10। तो अगर आप इसको एलसीएम निकालो 42/80 ए का इज टू 3/8 बी का इज टू 1/8 1/10 सी का। अब आप एलसीएम निकालेंगे 80 आ गया, 42 इज टू 30 इज टू 8, ठीक है। ये आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फर्स्ट टॉपिक हमने आज
कंप्लीट किया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।